वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिफॉर्मेशंस एंड सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, और लास्टली हम बात करेंगे इलास्टिक मॉडुलस के ऊपर, उसके टाइप्स यानी यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और साथ में हम इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डिफॉर्मेशन से। ठीक है, कि सॉलिड्स किस तरह से डिफॉर्म होते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सॉलिड्स में एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स के। ठीक है, तो जब हम एटम्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हम जो एटम्स होते हैं उनको अपनी मीन पोजीशन से डिफॉर्म कर देते हैं या उसको अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अब जैसे ये अनस्ट्रेच यूनिट सेल है, इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी ये एक यूनिट सेल है किसी भी सॉलिड का, किसी भी क्रिस्टल का। ठीक है, तो इसमें जो एटम्स है आप देख सकते हो कि इसमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये एटम्स अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे इस केस में टेंसाइल फोर्स लगाया गया है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एटम्स है वो स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है, यानी इस टेंसाइल फोर्स की वजह से एटम्स स्ट्रेच कर लेंगे, अपनी मीन पोजीशन से जो है क्या कर लेंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एटम स्क्वीज कर लेंगे। ठीक है, यानी उनका जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगा, बट इस केस में ये स्ट्रेच नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि स्क्वीज कर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो फोर्स लगाया गया है वो कंप्रेसिव फोर्स है। अब जो फोर्स हमने लगाया था अगर वो इलास्टिक रेंज के अंदर है, ठीक है, तो मटेरियल क्या करेगा, अपना पोजीशन वापस रिगेन कर लेगा। अगर हमने फोर्स बहुत ज़्यादा लगाया था तो मटेरियल जो है वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, यानी एटम्स अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आएंगे और मटेरियल में कुछ ना कुछ स्ट्रेन रह जाएगा। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, एक है इलास्टिसिटी और एक है प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके तहत एक मटेरियल क्या करता है, अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। ठीक है, और ऐसे मटेरियल को फिर हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। ठीक है ना, और अगर जो मटेरियल है वो लोड एप्लीकेशन के बाद अपनी शेप रिकवर ना कर ले तो उसको फिर हम बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, और जो इलास्टिक रीजन है और प्लास्टिक रीजन है एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेस के ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो एक रॉड को ले लेते हैं जिसको हमने एक इंच से फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो हम जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करेंगे तो इस रॉड के अंदर एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो कि इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये जो इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हो गया इस मटेरियल में, इसको अगर हम लेते हैं, इसको मैं एक एफ आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, एफ इंटरनल, तो ये फोर्स एफ इंटरनल ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, जबकि जो प्रेशर है उसका ताल्लुक इस एक्सटर्नल क्वांटिटी के साथ है। ठीक है, यानी प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया है। ठीक है, और जो स्ट्रेस है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, यानी मटेरियल के अंदर जो एक रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हो गया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद, उसको अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारा स्ट्रेस बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि जो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स ये आपस में बराबर है तो फिर हमने ये डिफरेंस क्यों बनाई है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तो इस केस में बराबर है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको मिलेगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस भी है स्ट्रक्चर्स के अंदर जहाँ पे हमें एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स के बराबर नहीं मिलता। ठीक है, ये हायर लेवल्स पे जाके आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक ट्रस स्ट्रक्चर ले लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, यानी ये 3 रॉड्स मेंबर है। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है कि 3 रॉड्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, 1 रॉड 2 एंड दिस इज द थर्ड रॉड। अब यहाँ पे मैं अगर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा लेता हूँ 100 न्यूटन, ठीक है, तो इस 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इन 3 रोड्स में जो इंटरनल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे वो 100 न्यूटन नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस केसेस में फिर क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, यानी मुझे असल में मालूम करना है कि इस रोड में कितना फोर्स प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, जिसने इस रोड को डिफॉर्म किया। ये 100 न्यूटन इस रोड को डिफॉर्म नहीं करेगा, इसके अंदर जो इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हुआ है वो क्या करेगा, इस रोड को डिफॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में फिर स्ट्रेसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप लोग पढ़ेंगे, ब्रिजेस में आप लोगों को नजर आएंगे ट्रस स्ट्रक्चर। ठीक है ना, बिल्डिंग्स के अंदर। तो अब जो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर सॉलिड्स में एप्लीकेबल है। ठीक है, और जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वो फ्लूइड्स के लिए ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है। वहाँ पे हम इंटरनल फोर्सेस को इतना कंसिडर नहीं करते जितना हम एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक डिफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और स्ट्रेस के जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, तो चूंकि इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है और एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर।
तो एसआई सिस्टम में स्ट्रेस की यूनिट्स हो जाएंगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि जो हमने फोर्स लगाया है वो किस नेचर का फोर्स है, वो किस किस्म के डिफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी में, ठीक है। तो उस लिहाज से डिफरेंट टाइप्स है स्ट्रेसेस के, ठीक है। जैसे एक है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस में हम क्या करते हैं कि जो फोर्स लगाते हैं वो टेंसाइल होता है, ठीक है। एक है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो फोर्स हम लगाते हैं वो कंप्रेसिव फोर्स होता है, यानी वो बॉडी को कंप्रेस कर देता है, ठीक है, यानी उसके लेंथ में जो है डिक्रीज काज कर देता है, ठीक है। एक जो स्ट्रेस है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस क्या करता है कि बॉडी के वॉल्यूम में चेंजेस पैदा करता है, ठीक है। यानी वो एक डायमेंशन लेंथ में चेंजेस काज नहीं करता बल्कि 3 डायमेंशन पूरे वॉल्यूम में क्या करेगा, चेंजेस काज करेगा, ठीक है। और एक जो स्ट्रेस टाइप है वो है शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस क्या करेगा कि ये शेप को डिफॉर्म करेगा, ठीक है, यानी मटेरियल के या बॉडी के शेप को डिफॉर्म करेगा, या इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं कि ये पूरे वॉल्यूम को डिफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि एक प्लेन को, एक एरिया को क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये 4 या 3 मेजर जो कैटेगरीज है किसके, स्ट्रेसेस के। अब बात करते हैं स्ट्रेन की, ठीक है। तो जो डिफॉर्मेशंस बॉडी में प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेस को हम इस सिग्मा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ इसको लिखा जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेस का सिंबल है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एंड एप्सिलॉन। अब डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेसेस कि किस तरह के स्ट्रेसेस बॉडी के ऊपर अप्लाई किए गए थे या किस किस्म की डिफॉर्मेशन जो है बॉडी में प्रोड्यूस हो गई है डिफरेंट टाइप्स है स्ट्रेन के, ठीक है। वही स्ट्रेसेस नाम जैसे, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन, ठीक है। अब जो स्ट्रेन है ये यूनिटलेस है, ठीक है, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज़ का रेशो होता है, ठीक है। जैसे अगर हम जो टेंसाइल स्ट्रेन है उसको ले ले तो वो होता है चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो कैंसिल आउट होके कोई यूनिट नहीं बचता, ठीक है। तो ये डायमेंशनलेस या यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब बात करते हैं इलास्टिक मॉडुलस की। तो इलास्टिक मॉडुलस बेसिकली क्या है, रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, यानी आप स्ट्रेस को अगर स्ट्रेन से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका इलास्टिक मॉडुलस बन जाता है, ठीक है। और ये जो है ये रेशो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कांस्टेंट होता है किस रेंज में, इलास्टिक रेंज में, ठीक है ना। और ये बेसिकली हुक्स लॉ भी है, ठीक है। हुक्स लॉ यही कहता है कि जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ठीक है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। और यहाँ पे फिर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर सकते हैं विद अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, इलास्टिक मॉडुलस है टाइम स्ट्रेन, ठीक है। तो बेसिकली यही रिलेशन बन जाता है, जो हमारा इलास्टिक मॉडुलस है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, ठीक है। अब जैसे स्ट्रेसेस की 3 टाइप्स थे मेजरली, यहाँ पे भी इलास्टिक मॉडुलस 3 तरह के हैं, ठीक है। एक है यंग्स मॉडुलस, ठीक है, दूसरा है शेयर मॉडुलस और तीसरा है बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस और उनका रिजल्ट बनता है 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलसेस, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं यंग्स मॉडुलस को, ठीक है। तो यंग मॉडुलस क्या है, रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये एक बार हमने लिया हुआ है, ठीक है। इस बार के ऊपर हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया हुआ है। अब इस टेंसाइल फोर्स ने क्या किया कि इस रॉड को स्ट्रेच किया और इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, ठीक है। ओरिजिनल जो लेंथ था वो एल था, अब न्यू लेंथ जो है वो एल प्लस डेल्टा एल है, ठीक है। ये जो डेल्टा एल है ये इंक्रीज इन लेंथ है जो कि इस फोर्स या टेंसाइल फोर्स ने काज कर लिया, ठीक है। तो ये रेशो है किसका, टेंसाइल स्ट्रेस वर्सेस टेंसाइल स्ट्रेन का। तो सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस को देखते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स ओवर एरिया। तो ये जो टेंसाइल फोर्स था डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली ये है, ठीक है, यानी जिसके ऊपर फोर्स लगाया गया है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस या जो फोर्स होता है टेंसाइल स्ट्रेस में वो यूजुअली जो एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये जो एरिया है क्या है, ये बेसिकली पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर, और पाई बाई 4d स्क्वायर, ठीक है। और जो टेंसाइल स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन इज बेसिकली द चेंज इन लेंथ ओवर द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो वो रेशो है चेंज इन लेंथ का ओवर द ओरिजिनल लेंथ, कि इस फोर्स ने कितना चेंज इन लेंथ काज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो अब जो यंग मॉडुलस है वो बन जाएगा, यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेस यानी फोर्स ओवर एरिया डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन मींस डेल्टा एल ओवर एल।
अब बात करते हैं शियर या रिजिडिटी मॉडुलस की, ठीक है। तो जो शियर या रिजिडिटी मॉडुलस है, इट इज़ बेसिकली रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस क्या है? द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स टू द एरिया ऑफ द फेस बीइंग शेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि एक बॉक्स को लिया हुआ है और ये बॉक्स इस साइड पे फिक्स्ड है, ठीक है, और टॉप सरफेस के ऊपर हमने एक फोर्स एफ अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये इस सरफेस के, ठीक है, इस सरफेस के पैरेलल है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस में बेसिकली क्या होगा, जो फोर्स होगा वो सरफेस के पैरेलल होगा, ठीक है। यानी ये सरफेस है तो फोर्स जो है इसके पैरेलल है, ठीक है। और जो टेंसाइल स्ट्रेसेस थे उसमें क्या था कि फोर्स जो प्लेन था या जो एरिया था उसके परपेंडिकुलर था, यानी नॉर्मल था, 90 डिग्री पे था, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री पे है, इस सरफेस के पैरेलल है, ठीक है। तो इस केस में ये फोर्स जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा वो शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है ना। अब शियर स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस वो होगा सेम फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, फोर्स ओवर एरिया। और जो शियर स्ट्रेन है उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि डेल्टा एक्स ओवर वाई, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये जो प्लेन था ये डिफॉर्म हुआ, ठीक है, स्ट्रेच हुआ और इसकी पोजीशन ये बन गई अब, ठीक है। तो यहाँ पे सेम शो किया गया है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिफॉर्मेशन है यानी हॉरिजॉन्टली कितना मूव हुआ ये टॉप सरफेस इस बॉक्स का, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है डेल्टा एक्स से, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस डेल्टा एक्स ओवर दिस डिस्टेंस, ठीक है, यानी जो फेस था उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, ठीक है, तो उसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है या डेल्टा वाई से। तो डेल्टा एक्स ओवर वाई या डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, ये शियर स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्यों इस तरह से डिफाइन किया गया है, इसको बेसिकली सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। यानी आपको इसका कोई ऐसा सॉलिड रीज़न नज़र नहीं आएगा कि शियर स्ट्रेन को इस तरह से क्यों डिफाइन किया गया है, ठीक है। जो बुक्स है उसमें लिखा गया है कि शियर स्ट्रेन को इस तरह से सिंप्लिसिटी के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें अपने व्यूज़ पेश करता हूँ, ठीक है। तो ये जो फेस है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसमें कोई जो चेंज है लेंथ में, इसके लेंथ में कोई चेंज हमें नज़र नहीं आई है, ठीक है। यानी ये देखिए इसकी ओरिजिनल लेंथ ये थी और जो डिफॉर्म लेंथ है वो ये है, तो लेंथ सेम है, इस वजह से हम इस फेस को कंसिडर नहीं कर रहे। या इस तरह भी देख सकते हैं कि यू बेसिकली जो शेप जिसकी लेंथ में या जो शेप डिफॉर्म हुआ है वो ये इंक्लाइंड शेप है, ठीक है, ये इंक्लाइंड फेस है, ये जो फेस था ये डिफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रेन भी इसी फेस का कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो फेस था ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, यानी जो डिफॉर्मेशन हो गई है अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो बेसिकली ये उसका ओरिजिनल लेंथ था, अब ये उसका न्यू लेंथ है, ठीक है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दे डेल्टा वाई से, यानी ये जो छोटा सेगमेंट है, ठीक है, यानी जितना ये एक्सटेंड हो गया। अब चूंकि इसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल है कि ये कितना एक्सटेंड हो गया, तो मेरे हिसाब से सिंप्लिसिटी का मतलब यही है कि बजाय इस डेल्टा वाई को लेने के हम इस डेल्टा एक्स को ले लेते हैं, ठीक है। यानी ये फेस कितना डिफॉर्म हो गया है, ठीक है, इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बेसिकली इसी तरह से शियर स्ट्रेन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इस केस में जो शियर मॉडुलस हो जाएगा, शियर मॉडुलस वो होगा शियर स्ट्रेस यानी फोर्स ओवर एरिया और डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन डेल्टा एक्स और वाई। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ इस एंगल भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ शियर, ठीक है, एंगल ऑफ शियर। बेसिकली यही एंगल डिफाइन करता है कि ये जो फेस है ये कितना डिफॉर्म हुआ, ठीक है ना, यानी इस ओरिजिनल पोजीशन से ये कितना डिफॉर्म हुआ है, कितना इस डायरेक्शन में जो है चला गया है, एक्सटेंड कर गया है ऑन द टॉप, तो इसी एंगल से इसका पता चलता है, तो इसलिए हम इसको एंगल ऑफ शेयर भी बोलते हैं, ठीक है, थीटा। अब इसी फिगर में अगर हम देख ले तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है, और ये हमारे पास थीटा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेस, ठीक है। तो बेसिकली एक राइट ट्राइंगल में बेस क्या होता है, बेस वो फेस होता है जिसकी या वो साइड होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री और जो हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं थीटा दोनों होते हैं, ठीक है। और ये हमारा बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और जिस फेस के ऊपर 90 डिग्री है, ठीक है, यानी जो जिस पे दोनों थीटा और 90 नहीं है, खाली जिस पे 90 है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब अगर हम टेन थीटा को देख लें तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये साइड है यानी डेल्टा एक्स, और बेस क्या है, बेस ये साइड है, ठीक है, ये वाली जो जिसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो बेसिकली जो शियर स्ट्रेन है वो बन गया टेन थीटा के बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो शियर मॉडुलस है वो हो जाएगा शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेन की वैल्यू बराबर हो गई टेन थीटा के, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा।
अब अगर ये थीटा की वैल्यू जो है ये स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है, तो उस केस में क्या होगा कि टेन थीटा बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली थीटा के, ठीक है। तो हम इस टेन थीटा को फिर थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और जो शेयर मॉडुलस है जिसको हम जी से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं या एस से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ओवर ए डिवाइड बाय थीटा, ठीक है। अब आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि ये थीटा कितना स्मॉल होगा या कितना स्मॉल होना चाहिए कि टेन थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाए, ठीक है, या बेसिकली इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक टेबल है, इस टेबल में ये जो पार्ट है ये एंगल है थीटा बेसिकली पर रेडियंस में, ठीक है। यहाँ पे ये थीटा डिग्रीज में है और ये टेन थीटा है, ठीक है, टेन थीटा। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि थीटा की वैल्यूज दे रहे हैं और टेन थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। पर याद रहे कि टेन थीटा और थीटा आपस में बराबर होंगे फॉर फ्यू एंगल्स इन रेडियंस यूनिट्स, ठीक है, डिग्री में नहीं। तो अब हम इसको इस तरह देख लेते हैं। तो 0 डिग्री, फिर ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर होता है 0.0175 रेडियंस के। तो अगर हम कैलकुलेटर, आप अपने कैलकुलेटर पे भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.0175 का टेन थीटा ले, यानी 0.175 लेंगे आप, तो उसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है, एग्जैक्टली सेम, यानी जो थीटा की वो टेन थीटा की बराबर हो गई, ठीक है। अब इस वैल्यू पे, इस थीटा पे आपको ये मिलेगा, इस पे आपको ये मिलेगा बिल्कुल सेम। यहाँ से आके 4 डिग्री पे आके थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग देख लेना अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्रीज तक, ठीक है, यहाँ तक जो है थीटा की वैल्यू है 0.1745 और जो टेन थीटा की वैल्यू है वो है 0.1763, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यानी अगर आपका एंगल अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री तक है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि टेन थीटा थीटा के बराबर होगा। तो बेसिकली रिप्लेस करने का मतलब यही है, ठीक है, कि टेन थीटा से जो वैल्यू मिलती है वो बेसिकली वही वैल्यू होती है जो थीटा की होती है। अगर आप डाउन आ जाए और 21 डिग्री पे देख ले, तो यहाँ पे देख ले बहुत डिफरेंस है थीटा और टेन थीटा के ऊपर, ठीक है। तो इस रेंज में आप टेन थीटा को थीटा से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। बट यूजुअली जो डिफॉर्मेशंस होती है, जहाँ पे आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वो बहुत स्मॉल होती है, 1 2 3 डिग्री की डिफॉर्मेशंस होती है, तो उन केसेस में हम टेन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप अपने कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर को रेडियंस में ले जाए और जो वैल्यू आपने रेडियंस में देनी है उसको देख ले कि वो टेन थीटा के या टेन ऑफ द एंगल जो आप रेडियन में दे रहे हैं उसके बराबर है या नहीं है। अब लास्टली हम बात करेंगे बल्क मॉडुलस के ऊपर, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस क्या है, बेसिकली रेशो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो लेट से हमने यहाँ पे क्या लिया, एक क्यूब लिया, एक बॉक्स लिया, उसके सारे साइड्स पे हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो उस फोर्स के रिजल्ट में क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, यानी इस वॉल्यूम से जो ओरिजिनल था अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इस फोर्स ने पूरे वॉल्यूम में चेंज खास कर लिया। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं या इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और उसके रिजल्ट में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वो होगा द सेम फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो इस बार होगा चेंज इन वॉल्यूम ओवर द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम ओवर द ओरिजिनल वॉल्यूम, और जो बल्क मॉडुलस बन जाएगा, ठीक है, बल्क मॉडुलस को हम बी से या के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी फोर्स ओवर एरिया डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विच इज डेल्टा वी ओवर वी। अब जो बल्क मॉडुलस है के, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, यानी जितने भी मॉडुलस है तीनों जो हमने पढ़े उनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव स्ट्रेस ने जो वॉल्यूम में चेंज काज कर लिया वो क्या है, वो नेगेटिव है कि नहीं, यानी चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव है, वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। यानी जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो ज़्यादा था और जो न्यू वॉल्यूम है या फाइनल वॉल्यूम है वो लेस है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट डेल्टा वी बनेगा वो नेगेटिव होगा। अब उसके रिजल्ट में जो के है या बल्क मॉडुलस है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हम बल्क मॉडुलस को नेगेटिव ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि पहले से ही इधर एक नेगेटिव साइन प्लेस कर देंगे, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा कि इस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि हमें बल्क मॉडुलस पॉजिटिव चाहिए। यही सिंपल रीज़न है यहाँ पे नेगेटिव साइन का, ठीक है, कि जो वॉल्यूम है वो कम होगा चूंकि हमने पॉजिटिव स्ट्रेस अप्लाई किया हुआ है, तो जो बल्क मॉडुलस बनेगा वो नेगेटिव होगा। उसको पॉजिटिव करने के लिए हम अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन इधर पुट कर लेंगे, ठीक है। और इस नेगेटिव साइन को आप इधर भी पुट कर सकते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में, अगर आपने स्ट्रेन को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। आपने कंसिडर करना है कि मैंने स्ट्रेन को पॉजिटिव लेना है, तो आप यहाँ पे ये नेगेटिव साइन पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेल्टा वी होगा ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है।
अब फ्लूइड्स के केसेस में इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी बेसिकली प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जिस तरह हमने ऊपर बात की कि जो प्रेशर की क्वांटिटी है या जो प्रेशर प्रॉपर्टी है वो फ्लूइड्स में ज़्यादा जो है मीनिंगफुल है फ्लूइड्स में। तो फ्लूइड्स के केसेस में ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है एफ ओ आर, इसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में जो बल्क मॉडुलस है वो बन जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी, और एक नेगेटिव साइन इधर हम लगा लेंगे, ठीक है। अब डेल्टा पी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, खाली पी से क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। तो उसको इस तरह से समझ लेते हैं कि ये हमारे पास कोई फ्लूइड है, ठीक है, यानी ये सारा फ्लूइड है, वाटर है या कोई गैस है, इसके अंदर हमने एक कंटेनर रखा हुआ है, एक बॉडी रखा हुआ है जो गैस फिल्ड है, ठीक है, इसके अंदर गैस है। अब ये जो गैस के पार्टिकल्स है ये एक पी फोर्स से क्या करेंगे, इस बाउंड्री को पुश करेंगे आउटवर्ड, ठीक है, जिसको हम जैसे बोल देते हैं पी आई और पी इंटरनल। और एक फोर्स जो फ्लूइड के अंदर हमने इस बॉडी को रखा है, ये जो फ्लूइड है ये एक्सर्ट करेगा इन वॉल्स के ऊपर, ठीक है, तो उसको लेट से हम बोल देते हैं पी आउट और पी आउटसाइड, ठीक है। तो अब ये जो पी आउट है या सिंपली अगर हम पी से रिप्रेजेंट कर दे, ये इस बॉडी को डिफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये पी इंटरनल भी इन वॉल्स को क्या कर रहा है, आउटवर्ड पुश कर रहा है। तो रिजल्ट में ये वॉल्स या जो बॉडी डिफॉर्म हो रही है वो पी नॉट माइनस पी आई से डिफॉर्म हो रही है, ठीक है, या पी माइनस पी आई से अगर हम पी से रिप्रेजेंट कर दें। खाली पी से इस बॉडी की डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है। जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा इंटरनल प्रेशर का और एक्सटर्नल प्रेशर का, ठीक है, उनसे ये बॉडी जाके डिफॉर्म होगी, तो इसलिए इसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो फ्लूइड्स में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा जो कि बॉडी को डिफॉर्म करेगा उसको हम लेंगे और उसको फिर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम स्ट्रेस एंड कर्व को डिस्कस करेंगे और जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों के इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं।